दोस्तों नमस्कार। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पटना कलम चित्रकला के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पटना कलम चित्रकला को एक लघु चित्रकला शैली के रूप में जाना जाता है, जो बिहार की आंचलिकता से प्रभावित होकर विकसित हुई है। ठीक है, भूमिका में हम देख लेते हैं कि क्या लिखेंगे कि पटना कलम चित्रकला का मुख्य क्षेत्रीय विस्तार पटना और उसके आसपास का क्षेत्र था। ठीक है, जिसमें आरा और दानापुर शामिल थे। इस शैली का जो प्रमुख क्षेत्र कहें तो पटना का लोधी कटरा, मुगलपुरा, मच्छरहट्टा, आरा और दानापुर रहा है। ठीक है, विकास की पृष्ठभूमि देखें तो इसका विकास 18वीं शताब्दी के मध्य, यानी कि 18वीं शताब्दी के मध्य का अर्थ यह हुआ कि 1700 याद रखें, 18वीं शताब्दी आप समझ सकते हैं। खैर, 18वीं शताब्दी के मध्य हुआ। मुगल सम्राट औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम सुन्नी शासक था, जिसके समय कला को किसी भी प्रकार का राजकीय संरक्षण नहीं मिला। ठीक है, इस कारण मुगल दरबार के कलाकार दिल्ली छोड़कर अन्य स्थानों पर जाने को विवश हुए। कलाकारों का एक दल मुर्शिदाबाद स्थानांतरित हुआ। प्लासी के युद्ध के बाद देखें तो बंगाल के नवाब मीर जाफर के पुत्र मीरन ने कलाकारों पर कई प्रतिबंध यानी कि पाबंदियां लगाएं। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 18वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल के नवाबों और मुर्शिदाबाद के पतन के बाद कलाकार मुर्शिदाबाद छोड़कर पटना स्थानांतरित हो गए। ठीक है, पटना में इन कलाकारों को स्थानीय अभिजात्य वर्ग और ईस्ट इंडिया कंपनी का संरक्षण प्राप्त हुआ, जिसके बाद पटना कलम चित्रकला का एक अनूठा रूप सामने आया। आरंभिक चित्रकारों में बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, सेवक राम, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कलाकार हैं। सेवक राम जैसे चित्रकारों का इस शैली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब हम लोग विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि विशेषताएं जो है इसी में से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग विशेषता को ध्यानपूर्वक समझेंगे कि विशेषता क्या है। तो सबसे पहले क्या है कि प्राकृतिक सामग्री का उपयोग। ठीक है, प्राकृतिक सामग्री का अर्थ होता है कि जितने भी नेचर में मिलने वाली चीज़ें हैं उसका रंगों के रूप में इस्तेमाल होता था। ठीक है, तो प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग। चित्रों का प्रकार, तो पटना कलम के चित्र मुख्यतः लघु चित्र की श्रेणी में आते हैं। कैनवास कहे तो अधिकांशतः कागज पर, ठीक है, कागज पर और कहीं कहीं हाथी दांत पर भी बनाए गए हैं। ठीक है, रंगों की बात कर ले तो चित्रकारी के लिए प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग किया गया। लाल रंग जो है वो लाख से लिया गया, काला रंग जो है कालिक से या जलाए गए हाथी दांत की राख से, नीला रंग नील से, जो इंडिगो जो आप इतिहास में पढ़ते भी हैं वहाँ से लिया गया। आसमानी रंग लाजवर्त से, ठीक है, पीला रंग गिरवा से और सफ़ेद रंग विशेष प्रकार के स्थानीय मिट्टी से तैयार किए जाते थे। ब्रश निर्माण की बात कर ले तो ब्रश का निर्माण गिलहरी के बाल, कबूतर के पंख, सूअर, बकरी व भैंसे के बालों से किया जाता था। अब देख लीजिए कि यहाँ पर जो विशेषता में लिखा गया है प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग, तो जितनी भी चीज़ों आपको जो दिखाई दी, जैसे कि कैनवास हो गया, रंग हो गया और ब्रश हो गया, सभी क्या है कि प्राकृतिक चीज़ों से ही प्राप्त हुई है। जैसे कैनवास के रूप में कागज़ और हाथी दांत देख रहे हैं। रंगों के रूप में जो लिखा गया है यहाँ पर कि लाल रंग जो है कैसे प्राप्त हुआ, काला रंग कैसे प्राप्त होता था, नीला रंग कैसे प्राप्त होता था, आसमानी रंग और विभिन्न प्रकार के रंग कैसे प्राप्त होते थे, और जो भी प्राप्त करने की तकनीक थी वो प्राकृतिक चीज़ों से ही ये प्राप्त होते थे। तो रंग इस प्रकार से। और ब्रश के निर्माण में देखें तो गिलहरी, कबूतर, सूअर, इस सब के बाल से, अब गिलहरी के बाल से, ठीक है, कबूतर के पंख से, तो ये सभी प्राकृतिक में ही पाए जाते थे और इन्हीं चीज़ों से पटना कलम के चित्रकार थे वे ब्रश बनाते थे। ठीक है, तो एक तो ये विशेषता है कि प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग। दूसरी विशेषता यह है कि सामान्य जनजीवन की प्रधानता।
ठीक है। जब आप पटना कलम के चित्र देखेंगे, आप विक्टोरिया मेमोरियल में आके देख लीजिए कलकत्ता में, वहाँ देखिएगा विभिन्न प्रकार के जो चित्र यहाँ पर दर्शाए गए हैं, सभी में सामान्य जनजीवन की प्रधानता है। जैसा कि आप देखें, यह शैली आंचलिकता से प्रभावित थी, जिसके कारण इसके चित्रों में आम आदमी का दैनिक जीवन केंद्रीय विषय वस्तु था। ठीक है, विषय वस्तु की बात कर ले, जैसे कि श्रमिक वर्ग, जैसे कुम्हार हो गया, भिस्ती, हाँ, तो श्रमिक वर्ग विषय वस्तु हुआ करते थे, अर्थात जो चित्रकार बनाते थे वो कुम्हार का चित्र बना लिए, लोहार का चित्र बना लिए, भिस्ती का चित्र बनाते थे। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें थी जो श्रमिक वर्ग को यहाँ पर दिखाया गया। फिर दस्तकारी वर्ग, जैसे बढ़ई, लोहार, सोनार, ठीक है, ये सभी विषय वस्तु हुआ करते थे। परिवहन के साधन जैसे कि पालकी, बैलगाड़ी और प्रमुख त्यौहार जैसे होली, दशहरा का चित्रांकन किया गया था। तो आप देख रहे हैं कि समाज में जो श्रमिक वर्ग हैं, दस्तकारी वर्ग है, इनका चित्रांकन किया गया। परिवहन के लिए जो आम लोग जिसका इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे पालकी, बैलगाड़ी हो गया। प्रमुख त्यौहार जिसमें कि आम जनमानस की ही अधिकतर भागीदारी होती थी, तो होली, दशहरा। ठीक है, तो ये सभी विषय वस्तु से क्या स्पष्ट होता है कि इसमें सामान्य जनजीवन की प्रधानता हुआ करती थी इन चित्रों में। अन्य विषय वस्तुओं में स्थानीय समारोह आप देखने को मिलेगा आपको। जब आप पटना कलम चित्रकारी को देखेंगे तो देखेंगे कि स्थानीय समारोह जो है उसका चित्रांकन किया गया है। बाजार के दृश्य जो है उसको चित्रांकित किया गया है। घरेलू गतिविधियाँ जैसे कि कटाई, छटाई, निराई, गुड़ाई जो महिलाएं करती है। ठीक है, हालांकि आप पढ़िएगा कि ये अधिकांशतः जो है पुरुष प्रधान शैली है, लेकिन जो घरेलू कुछ गतिविधियां होती थी वो इसमें मिलते हैं, और स्थानीय शासक जो है इसमें शामिल थे। ठीक है, ये सब विषय वस्तु हुआ करती थी पटना कलम के चित्रकारी के। इस कला के द्वारा परंपरागत भारतीय चित्रकला शैली की अभिव्यक्ति हुई। ठीक है, तो ये देखें कि सबसे पहली विशेषता हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल होता था। फिर दूसरा है कि सामान्य जनजीवन की इसमें प्रधानता होती थी। तीसरा है कि विदेशी शैलियों का प्रभाव और भिन्नताएं, ये आपसे पूछी जाती है। ठीक है, आपसे सीधे तौर पर पूछ ली जाएगी कि किस प्रकार विदेशी शैलियों से यह अलग थी, मौलिक थी, और या किस प्रकार से विदेशी शैलियों का प्रभाव इस पर दिखाई देता है पटना कलम पर। तो यह विशेषता के रूप में आप देख सकते हैं। जैसे देखिए कि प्रभाव की बात करें तो पटना कलम के चित्रकारों ने फारसी और मुग़ल शैली से रंगों और अस्तर को अपनाया। ठीक है, वहीं ब्रिटिश शैली से छायांकन को अपनाया। जो शेडिंग जो चित्रकारी में जो आप देखते हैं वो ब्रिटिश शैली से अपनाया गया, मतलब ऐसा जो विद्वान लोग हैं बताते हैं। ब्रिटिश जल रंग यानी कि जल रंग पद्धति को भी इसमें अपनाया गया। ठीक है, तो इसमें क्या देखने को मिला आपको कि विदेशी शैलियों का इस पर प्रभाव भी था। जैसे कि रंगों और अस्तर को जो अपनाया गया। ठीक है, तो वो कहाँ से लिया गया, या फारसी और मुग़ल शैली से लिया गया था। और जल रंग पद्धति हो गया, छायांकन, शेडिंग जो चित्रकारी में आपको दिखाई देते हैं, तो ये सभी क्या है कि आपको ये आपके ब्रिटिश शैली से लिया गया है। ठीक है, अब भिन्नता की बात कर ले तो देखिए भिन्नता में है विषय वस्तु। मुग़ल शैली में राजमहल से संबंधित हुआ करती थी, जबकि पटना कलम आम जनजीवन पर केंद्रित थी। ठीक है, पृष्ठभूमि और बॉर्डर की बात कर ले तो पटना कलम शैली के चित्रों में पृष्ठभूमि और बॉर्डर या तो सफ़ेद या सादे होते थे, जबकि मुग़ल चित्रकला में रंगीन पृष्ठभूमि और स्टाइलिश बॉर्डर का उपयोग होता था। तो आप इसमें अंतर कर सकते हैं कि मुग़ल शैली जो है वो पटना कलम शैली से किस प्रकार से भिन्न थी। तो इसमें क्या है कि बॉर्डर का जो है या तो अभाव होता था, नहीं तो सादे होते थे, लेकिन मुग़ल शैली में ऐसा नहीं था। भव्यता की बात कर ली जाए तो पटना कलम चित्रकला जो है सादगीपूर्ण थी और समानुपातिक भी थी, जबकि इनमें मुग़ल शैली जैसी भव्यता सामान्यतः दिखाई नहीं पड़ती थी। चूँकि आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पटना कलम जो विकसित हुआ है ये आम जनजीवन के बीच विकसित हुआ है, तो स्वाभाविक है कि इस पर आम जनजीवन का इस पर प्रभाव होगा। और जबकि मुग़ल जो शैली है चित्रकारी की वो आपकी दरबारी संरक्षण में इसका पल्लवन हुआ है,
तो स्वाभाविक तौर पर जो है इस पर उसका असर होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता है कि चित्रकारी की विशेष तकनीक कजली स्याही तकनीक। ये कजली स्याही तकनीक क्या है? इस शैली में विषय वस्तु को सामान्यतः पेंसिल या चारकोल से रेखांकित करने की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। ये आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं कि पहले स्केच बनाया गया और स्केच के ऊपर जो है वो मतलब पेंटिंग किया गया, ऐसा नहीं था। सीधे तौर पर क्या है कि यह बनाई जाती थी। कलाकार सीधे ब्रश और रंगों के सहारे ही रेखांकन कर रंग भरते चले जाते थे। अर्थात आरेखन यानी कि ड्राइंग व रंगन जो था प्रक्रिया साथ साथ होती थी। ऐसा नहीं कि स्केच, जैसा कि हमने कहा कि पहले स्केचिंग होगा, स्केचिंग के बाद उस पर पेंटिंग होगा, ऐसा कलरिंग होगा, ऐसा नहीं था, साथ साथ ये करते थे। तो यही तकनीक जो है कजली स्याही तकनीक के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि चित्रकारी की प्रक्रिया के 3 चरण। ये 3 चरण कौन कौन सी थी जिस प्रकार से चित्रकारी की जाती थी? तो कलाकारों ने स्वयं के रंग द्रव्य, ब्रश और कागज़ बनाए थे। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, ये सभी प्राकृतिक चीज़ें उससे बनी होती थी। कागज़ हो गया या हाथी दांत हो गया, हाँ, ब्रश में आपने देखा गिलहरी के बाल हो गए, कबूतर के पंख हो गए, इस तरह से ब्रश बनाते थे वो लोग। और रंगों में भी हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के रंग इकट्ठा किए जाते थे प्राकृतिक पदार्थों से। अब हम देखते हैं कि चित्रकारी के 3 चरण जो बताए गए हैं जिनकी अपनी विशिष्टता थी। तो सबसे पहले क्या था कि रंगों की तैयारी। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण काम था कि रंगों की तैयारी करना, फिर रेखा चित्र बनाना और उसके बाद रंग भरना। ठीक है, रंगों की तैयारी में क्या था कि बरसात के मौसम में की जाती थी यह, क्योंकि नमी बढ़ने से प्रदूषण कम होता है जिससे अच्छी गुणवत्ता का रंग प्राप्त होता था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखें कि रंगों की तैयारी ये सब कुछ इनपुट्स हैं। अगर आप प्रश्न के उत्तर में अगर आप दीजिएगा तो स्वाभाविक तौर पर आपको कुछ अच्छे नंबर मिल जाएंगे। रेखा चित्र बनाना, ठीक है, सामान्यतः गर्मियों के समय किया जाता है। हालांकि मुख्यतः रेखा चित्र बनाए ही नहीं जाते थे, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि इसमें जो है साथ साथ चलती थी रेखा चित्र, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जो रेखा चित्र बनाना पड़ता था वो गर्मियों के समय में किया जाता था। और जो रंग भरने का कार्यक्रम जो है वो सर्दियों के मौसम में भरे जाते थे। अब देख लीजिए मौसम के अनुसार ये जो है होती थी। देखिए जैसे रंगों की तैयारी बरसात के मौसम में, रेखा चित्र बनाना वो गर्मियों के मौसम में, और रंग भरने का काम जो है वो सर्दियों के मौसम में, क्योंकि सर्दियों में आर्द्रता जो है वह क्या है कम होने से कैनवास के साथ रंगों का अच्छा जुड़ाव हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चित्रकारी की प्रक्रिया के 3 चरण थे। अब हम लोग देखते हैं ये सभी विशेषता में हम लोग देख रहे हैं। अगला हम देखते हैं कि मानव चित्रण और विषय वस्तु। ठीक है, तो आखिर क्या था कि मानव चित्रण किस प्रकार से होते थे? मुखमंडल को अत्याधिक कलात्मक ढंग से उकेरा गया था। ठीक है, जब आप पटना कलम चित्रकारी को देखिएगा तो जो माने कैरेक्टर है जो बनाया गया पेंटिंग में, जो कैरेक्टर बनाया गया है वो काफ़ी, उनके जो मुखमंडल होता था काफ़ी कलात्मक ढंग से होती थी। जैसे कि आप यहाँ पर दिया भी गया है कि इसकी खास विशेषता है अत्याधिक आकर्षक आँखें, नुकीली नाक और पुरुषों की बड़ी बड़ी मूछें। ठीक है, ये बड़े कलात्मक ढंग से मतलब ये उकेरा आता था पटना कलम में। फिर उसके बाद है कि पशु पक्षियों का चित्रण। पशु पक्षियों के चित्रण का प्रमुख लक्षण उनकी जीवंतता थी, तो वो भी दर्शाई जाती थी। इसके बाद है जैसा कि हमने ऊपर कहा ही था कि ये पुरुष प्रधान शैली थी। ठीक है, ये पुरुष प्रधान शैली थी। किस प्रकार से? इस शैली के अधिकांश चित्रकार जो थे वो पुरुष थे, इसलिए इसे पुरुषों की चित्रशाला चित्रकला शैली भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये था। प्रसिद्ध चित्रकारों की बात कर ली जाए तो 18वीं सदी के यानी कि जो आरंभिक समय था उसमें हमने ऊपर भी पढ़ा था कि सेवक राम। ठीक है, सेवक राम ये महत्वपूर्ण, ये आरंभिक चित्रकार थे। साथ ही भवानी दास, मनोहर, ये सभी 18वीं सदी के यानी कि प्रारंभिक जो है वो चित्रकार थे। 19वीं सदी में देख ले तो हुलास लाल, महादेव लाल, यमुना प्रसाद, शिवदयाल, ये सभी थे 19वीं सदी के चित्रकार। उल्लेखनीय चित्र अगर देखें तो शिवदयाल द्वारा निर्मित मुस्लिम निकाह का जो दृश्य बनाया गया है वो काफ़ी चर्चित है, और महादेव लाल द्वारा निर्मित रागनी गंधारी का जो चित्र है वो अविस्मरणीय यानी कि अत्यंत महत्वपूर्ण चित्रों में से है। ठीक है, 20वीं सदी में आप देखिए राधा मोहन प्रसाद और ईश्वरी
प्रसाद वर्मा जैसे चित्रकार आते हैं। तो राधा मोहन प्रसाद ने पटना आर्ट कॉलेज की नींव रखी थी। ठीक है, ईश्वरी प्रसाद वर्मा यह पटना कलम शैली के अंतिम प्रमुख कलाकार थे। ठीक है, अगर कहा जाए कि पटना की कलम के अंतिम प्रमुख चित्रकार तो ये ईश्वरी प्रसाद वर्मा थे। 20वीं सदी के अंत में इनके निधन के साथ ही पटना शैली का समापन हो गया। ठीक है, ईश्वरी प्रसाद वर्मा के प्रमुख चित्रों की बात की जाए तो एक चाइल्ड इन वर्ल्ड और दूसरा भारत माता जो बनाया है उन्होंने, वो काफ़ी फेमस है। ये वे हाथी दांत, अभ्रक की परतों, सिल्क व कागज़ पर चित्रांकन में माहिर थे। ठीक है, उन्होंने यूरोपीय कला के आधार पर बड़े तैल चित्रों का भी निर्माण किया गया है। ठीक है, और आप एक बार ना विक्टोरिया मेमोरियल आइए और उसमें वहाँ पर आपको बहुत सारी चित्र, ये वॉल पेंटिंग का भी बड़ा बड़ा जो चित्रकारी किया गया है, संभवतः वो ईश्वरी प्रसाद वर्मा जी का भी हो सकता है, एक दो पेंटिंग मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने बड़े बड़े तेल चित्रों को देखा वहाँ पर, तो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो ये है। अब हम लोग देखते हैं इसका आलोचनात्मक पक्ष। अगर प्रश्न में ये अगर पूछा जाए आलोचनात्मक पक्ष, हाँ, तो क्या अप्रोच होगा वो देखते हैं। लिखा है कि चित्रों में सामान्यतः लैंडस्केप, बॉर्डर यानी कि सीमांकन जो होता है, ठीक है, और पृष्ठभूमि का अभाव था, यानी बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट, कुछ नहीं। ठीक है, सीधा चित्र है और बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं है। यह चित्र प्रायः जो है कम खर्च और आम जनजीवन के व्यक्ति के उद्देश्य से बनाए गए थे, इसलिए इनमें क्या है कि शिल्प पक्ष के बजाय लोक पक्ष को अधिक महत्व दिया गया था। बिहार की आंचलिक चित्रकला शैली होने के बावजूद इसमें मुगल और ब्रिटिश जैसी विदेशी शैलियों का प्रमुख प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, यह पुरुष प्रधान शैली थी जिनमें महिलाओं की भागीदारी को महत्व नहीं दिया गया। ठीक है, कारण है कि कहीं न कहीं यह मुगल शैली से प्रेरित थी और मुगलों के समय महिलाओं की स्थिति खास करके कला के क्षेत्र में हम लोग देख सकते हैं, इतिहास से हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार की भागीदारी थी महिलाओं की कलाओं के क्षेत्र में खास करके, तो वो भी कारण हो सकता है। सामान्य जीवन पर केंद्रित होने के कारण तत्कालीन शासकों ने इसके संरक्षण और विस्तार पर अधिक ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, कि इसे फिर से पढ़ते हैं। क्या लिखा है कि सामान्य जीवन पर केंद्रित होने के कारण, सामान्य जनजीवन पर जो केंद्रित था, तो जो उस समय के जो शासक हुआ करते थे उन्होंने संरक्षण और विस्तार पर अधिक महत्व नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि शासक चाहेंगे कि इन चित्रों में उनका गुणगान हो, उनका बखान हो। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आम जनजीवन है उन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया, क्योंकि शासक जो होते थे उस समय निरंकुश हुआ करते थे, और मतलब ये था कि मतलब आम जनजीवन में कला को वो लोग प्रश्रय नहीं देते थे। कुल मिलाकर यही बात थी, इसलिए उन्होंने पटना कलम को भी ज़्यादा मतलब तवज्जो नहीं दिया। ठीक है, आगे है कि आंचलिक चित्रकला होने के कारण यह कला संपूर्ण भारतीयता के जीवन चित्रों और वातावरण को समेट नहीं सकी। ठीक है, ये मतलब इस पर आंचलिकता का आरोप लगता है कि यह चित्रकला जो है वो आंचलिक बनकर रह गई। ठीक है, अब लोग देखते हैं कि पतन के कारण, ठीक है, इसका रीजन फॉर डिक्लाइन ये क्या था। तो पटना कलम चित्रकला का समृद्ध कालखंड जो है वो 1760 से लेकर के 1950 तक रहा, जिसके बाद इसका समापन हो गया। और पतन के जो कारण बताए गए वो निम्नलिखित है, इस प्रकार से देखिए। जैसे इसमें क्या है कि लिथोग्राफिक प्रेस की स्थापना, ये क्या थी कि 1820 के दशक में पटना के अफीम एजेंट सर चार्ल्स डी आयली, ठीक है, द्वारा लिथोग्राफिक प्रेस की स्थापना की गई। इस प्रेस से पटना कलम की प्रतियों को छाप कर मांग पूरी की जाने लगी, यानी एक बन गया और उसका जेरोक्स करके जो है वो काम चलाना शुरू कर दिया है, जिससे कलाकारों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ठीक है, ऐसे प्रति बनाने के लिए जो है कलाकार को एक अलग से बनाना पड़ता था, जिससे उनकी रोजी रोटी और इससे कलाकारों को काम मिलता था। लेकिन जब प्रेस की स्थापना हुई तो उसका जेरोक्स बनाने के लिए, यानी कि उसका नकल बनाने के लिए, उसकी प्रति बनाने के लिए ज़्यादा कुछ करना है नहीं, तो कलाकारों पर इसका जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इसके बाद है फोटोग्राफी का भी आगमन उस टाइम में हो रहा था कि 19वीं शताब्दी में फोटोग्राफी और जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी, यानी कि मुद्रण प्रौद्योगिकी, इसके आगमन ने चित्र बनाना आसान और सस्ता कर दिया, जिससे पारंपरिक हाथों से चित्रित जो कला है इसकी मांग जो है वो कम हो गई। ठीक है, आज भी हम लोग देख सकते हैं।
तो ये था कि फोटोग्राफी के आगमन से भी क्या है कि पटना कलम शैली के वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इसके बाद चित्रों की मांग में कमी हुई। 19वीं सदी के अंतिम दशकों में विदेशी पर्यटकों और व्यापारियों के आवागमन में कमी आई, ठीक है, जिसके कारण इन चित्रों की मांग में भी कमी आई। मांग कम होने के कारण कलाकार ने आजीविका के लिए यह कार्य छोड़ दिया। स्वाभाविक तौर पर आप जब देखते हैं कि किसी खास कार्य में जो कार्यरत जो लोग होते हैं, ठीक है, अगर उन वस्तुओं की अगर डिमांड कम हो जाए तो स्वाभाविक तौर पर जो है अगर क्या होगा कि जो कलाकार हो या शिल्पकार हो वो बेरोजगार होंगे। तो जीविकोपार्जन तो करना ही है, तो किसी न किसी क्षेत्र में तो कार्य करेंगे ही, ठीक है। तो इस प्रकार से ही पटना कलम में भी ऐसा ही हुआ कि कलाकारों की जो आजीविका पर संकट था, इसलिए अलग आजीविका के साधन अपनाए गए और कलाकारों ने आजीविका के लिए इस कार्य को छोड़ दिया, ठीक है। संरक्षण का अभाव भी हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात पटना कलम चित्रकला को पर्याप्त संरक्षण नहीं मिला, ठीक है। फिर उसके बाद है कि आधुनिक कला प्रारूपों की बढ़ती लोकप्रियता। 20वीं सदी के में जो आधुनिक कला रूपों की लोकप्रियता बढ़ने के कारण पटना कलम पेंटिंग को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिससे जो इसका अभ्यास करने वाले जो कलाकारों की संख्या है वो गिरती चली गई, क्योंकि नए नए कला के रूप आ रहे थे, ठीक है। इवन जो चित्रकारी है उसके भी अलग अलग रूप आ रहे थे। तो इसके वजह से क्या है कि पटना कलम जो है वो उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से कलाकारों की संख्या में गिरावट आई, ठीक है। अब क्या है कि पुनरुद्धार हेतु प्रयास क्या किए गए वो देखिए। तो हाल के वर्षों में पटना कलम को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए गए हैं, ठीक है। और क्या है कि कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना 1960 के दशक में पटना में कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना की गई, जिसने क्या है कि पारंपरिक कलाओं में कलाओं के प्रशिक्षण और प्रचार के लिए एक मंच प्रदान किया है, ठीक है। तो ये महाविद्यालय की स्थापना जो है वो पटना कलम की समृद्धि के लिए एक कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म तो दिया ही है। इसके बाद है संरक्षण। देखिए तो पटना कलम चित्र कलाओं को पटना आर्ट कॉलेज, पटना म्यूजियम, खुदा बख्श लाइब्रेरी और लंदन में स्थित विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय में संरक्षित किया गया है। कलाकारों का समूह देखें तो वर्तमान में कलाकारों का एक छोटा लेकिन समर्पित समूह, ठीक है, इस पारंपरिक कला को जीवित रखने का अभ्यास कर रहा है। सरकारी पहल भी कुछ किए गए हैं कि बिहार सरकार ने वर्ष 2010 में बिहार सरकार द्वारा अपनी सांस्कृतिक धरोहर के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से पटना कलम के चित्रों की थीम पर कैलेंडर प्रकाशित किया था, ठीक है। तो निष्कर्ष में हम लोग देखते हैं कंक्लूजन में कि कुल मिलाकर यह देखें कि पटना कलम चित्रकला एक लोक कला थी, जिसमें प्राकृतिक रूपों या तत्वों पर विशेष ध्यान रखा गया था। यद्यपि धन और आश्रय के अभाव में इस कला के शैली का पतन हो गया, फिर भी जो इसके चित्र की महत्ता आज भी है। यह बिहार की गौरवशाली कला परंपरा की अमूल्य धरोहर है, जिसे राज्य सरकार द्वारा उच्चतम स्तर पर निरंतर प्रोत्साहन और संरक्षण देने की आवश्यकता है, जिसे इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पटना कलम शैली के सभी पहलुओं पर बात किया और प्रश्न जिस प्रकार से भी आए, आशा है कि आप जो इसमें बताए गए तथ्य हैं, इन तथ्यों की सहायता से आप किसी भी प्रकार के प्रश्न को आप कर लेंगे, बशर्ते आप विभिन्न प्रकार के जो फैक्ट्स हैं यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे कि प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, लोधी कटरा, मुगलपुरा, मच्छरहट्टा, आरा, ये सभी जो जैसे स्थान हो गया, ठीक है। कुछ व्यक्तित्व जो आप इसमें जो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, वो सभी आप ध्यान रखेंगे, हाँ। तो ये सभी बातें हैं। और तो किसी प्रकार का प्रश्न अगर पूछा जाए तो आप खुद से एक बार प्रश्न के उत्तर को लिख के देखिए, ठीक है। उसमें आपको लगे कुछ सुधार करना है तो कीजिए, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि हम लोग का मधुबनी चित्रकला और जो अन्य मंजूषा कला है इसके बारे में हम लोग वीडियो लेके आएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।